हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। यहां से व्यंजक तो मैं अभी तक में देखा कि कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होती है, जो कि U बराबर होता बच्चों, U बराबर 1/2 Li0 जहां पे U क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, और L क्या है, स्वप्रेरकत्व है। I क्या है, कुंडली पर जितना अधिकतम धारा होना चाहिए उसका मान है, एक प्रकार से शिखर मान जिसे कहा जाता है। तो इसको आप लोग बारीकी से समझोगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के आधार पर कई सारे टॉपिक रिलीज हो गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं। तो भाई साहब, अब आप लोगों को जो भी टॉपिक बचे उनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अभी तक में जो भी मैंने लेक्चर प्रीवियस ईयर दिए हैं उनमें ये जो क्वेश्चन है मैंने कभी नहीं कराया, लेकिन इस साल सोचता हूं करा दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कुंडली के लिए संचित स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए हमको सबसे पहले एक कुंडली के माध्यम से समझना पड़ेगा कि कुंडली कैसे बनाया जाता है। एक नरम लोहे का क्रोड ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, विद्युत तांबे के तार को लपेट देते हैं तो कुंडली बन जाती है। जैसे मान के चलता हूं उसमें कई सारे फेरे हैं, तो मैं एक कुंडली यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। कुंडली बनाने का तरीका बता रहा हूं। ये आपका कुंडली हो जाएगा, ठीक है। ये आपके इसमें फेरों की संख्या 2 हो गई, और फेरे बनाने हैं, ठीक है, तो और फेरे आप बना दीजिए, ठीक है। इसमें कई सारे फेरे हो गए, तो ये आपका कुंडली बन गया। अब इस कुंडली में बच्चों कहीं ना कहीं हम धारा बहाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि धारा आई बह रहा है, तो जब हम इस कुंडली में धारा बहाएंगे तो अचानक एकाएक पूरा धारा तो नहीं चला जाता, क्योंकि इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस बैटरी के माध्यम से इधर प्लस और आपका हो गया माइनस, मान के चलता हूं यहाँ पे कुंजी है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चलता है और धारा इधर बह रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहता है। तो ये हमारे पास कुंडली है बच्चों, और कुंडली में जब हम धारा बहाते हैं तो यदि हम सोचे कि ये जो कुंडली का स्थायी मान I0 है, ये अचानक एक ही साथ इसमें मतलब एक प्रकार से धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुंडली में जो एक्चुअल में धारा होना चाहिए I0, वो धीरे धीरे करके एक प्रकार से प्राप्त हो पाता है। मतलब कुंडली पे जो I0 का मान है एक साथ नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ समय लगता है। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आप समझोगे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो इसमें प्रवाहित धारा का ही विरोध करने लग जाता है, और वही विरोध के कारण जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं वही एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर समझने की कोशिश करें। जब हम किसी कुंडली में, ये हमारे पास कुंडली है, मान लीजिए इधर से धारा गया तो इधर से धारा बहेगा और फिर कुंडली होकर ऐसा धारा बहने का क्रम ऐसा होगा, ठीक है। तो जब हम किसी कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा जो है स्थायी मान कब तक होगा, जब हमारा I0 के बराबर हो जाएगा। तो जो कुंडली है इसमें जो धारा का मान I0 प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है, धीरे धीरे करके। और जब आपको पता है कि धारा में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। भाई ये चीज आर्स्टेड साहब ने बता दिया था कि यदि किसी चालक तार पर धारा बहाएंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है फैराडे के नियम के आधार पर कि भाई साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तन होगा, सीधा फंडा। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसमें कहें कि जब हम धारा बहाते हैं तो स्थायी धारा का मान प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ समय लगता है, इससे ये क्लियर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब एक हम धारा तो दे ही रहे हैं और उसी के परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अंदर उत्पन्न हो गया। तो भाई जिस कारण आपने पढ़ा ना लेंज का नियम, जिस कारण वो उत्पन्न हुआ उसी का वो विरोध करने लग गया। तो अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, अब इसमें जो धारा का मान हम I0 के बराबर करना चाहते हैं, धारा के मान को बढ़ाना चाहते हैं, जिसका वो विरोध कर रहा है। और जब विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो बैटरी से एनर्जी है वो और अधिक लग रहा है। भाई साहब, हमने कहा कि जैसे कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गई। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक धारा के रूप में परिवर्तित हुआ, उसी का विरोध करने लगा जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ।
अब वो विरोध करने लगा तो बैटरी द्वारा धारा के मान में स्थायी मान तक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे भाई मान लीजिए घर में आपका कोई विरोध कर रहा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए, तभी तो वो अंदर जाने देगा, अन्यथा आपको अंदर वो नहीं जाने देगा। ऐसे ही इसमें इस कुंडली में हमने धारा बहाने की कोशिश की, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए समय लगा। इसके कारण ये है बच्चों, क्योंकि जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो उसी का विरोध करता है, यानी बैटरी द्वारा दी गई धारा के मान को ही विरोध करता है। इसके लिए बैटरी को थोड़ा सा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इसमें और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश करें, कुल मिलाकर के जैसे हमने कुंडली में धारा बहाना शुरू किया तो उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करने लगा बच्चों, जिसके कारण उत्पन्न हुआ मुख्य धारा के मान का विरोध करने लगा। जो बैटरी द्वारा धारा दी जाती है उसके मान को वो विरोध कर रहा है। अब इस मान तक पहुंचने के लिए भाई एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो विरोध तो कर ही रहा है, लेकिन हमें इस मान तक पहुंचना है। इस मान तक पहुंचने के लिए हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका विरोध करना पड़ता है, उसके विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। वही कार्य कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है जो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कहीं ना कहीं हम जब बच्चों धारा की बात करते हैं तो धारा बहना मतलब आवेश प्रवाह की दर, तो समय के साथ आवेश को बहाने में ले जाने में किया गया कार्य होता है। और यह कार्य होता है, आप लोगों ने विद्युत वाहक बल विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है आप लोगों ने कि विभवांतर क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है विभवांतर। ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। मान लीजिए अल्प कार्य है तो फिर आप अल्प आवेश लेकर चलोगे। अब ये विभवांतर ही एक प्रकार से विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dw बटा dq, मतलब अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर या विद्युत वाहक बल गुणे dq, और विपरीत दिशा में ले जाना पड़ रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा मतलब अल्प भाषा में मतलब थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिया बच्चों कि जब किसी कुंडली के बैटरी की सहायता से धारा दी जाती है उसको समय लगता है। और भाई साहब समय लगता है, पूरा हिस्ट्री में नहीं लिख रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसके विरोध में हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आवेश को प्रवाह करने में, आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य dw के बराबर होगा। जो अल्प कार्य है भाई, अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अल्प होता है, और ये अल्प कार्य विभवांतर गुणे आवेश, तो विभवांतर नहीं है यहां पर विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल E हो गया और अल्प आवेश हो गया dq, और यहां पर बच्चों माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत में हमें कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए भाई जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके विपरीत में कार्य करना पड़ रहा है। तो ये आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विद्युत वाहक बल होता है। फिर से मैं बताता हूं, जैसे विभवांतर आपने पढ़ा है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा V गुणे Q, लेकिन यहाँ पर dW है तो अल्प कार्य, आवेश है dQ, विभवांतर के जगह यहाँ विद्युत वाहक बल, तो ये माइनस में क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है। तो ये छोटा मोटा चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक बच्चों, जहां पर ये जो आपका E है वो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि भाई साहब ये आपका E कहां से आ गया, नहीं मन में रह जाए डाउट कि सर तो पूरी कहानी खत्म कर दी है लेकिन यही समझ में नहीं आया कि कहां से आया। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा, चूंकि मैं आपसे कह दूं कि फैराडे के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा E बराबर होता है -L di/dt। फैराडे के नियम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकलेगा, इसके बारे में भी कहानी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। भाई ट्विस्ट तो तभी आता है जब क्लियर रहता है। फैराडे का नियम क्या कहता है, देखो जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रह जाए। फैराडे ने क्या कहा, E जो होता है वो -N d/dt के बराबर होता है। ठीक है, अब यदि मैं N को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा बच्चों, डी, ये माइनस तो माइनस रहेगा, n5e बटा dt होता है। और जो n5e है ना, n5e जो li के बराबर होता है, ये 100 प्रेरकत्व की कहानी है। जब यहां पर रखेंगे बच्चों तो ये आपका निकल कर आ जाएगा माइनस dli अपान dt। L को बाहर ले लें बच्चों तो ये फैराडे के नियम से di अपान dt हो गया, और L कहाँ आ गया, L बाहर आ गया माइनस में। ठीक है, ये चीज है। तो फैराडे और 100 प्रेरकत्व के नियम के आधार पर ये चीज आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर आप कहां से पा गए, कैसे पा गए, इसीलिए मैं आपको पूरा चीज बेसिक से लेकर चलता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया कि भाई E बराबर कितना होता है, माइनस एल डी आई अपान डी टी। अब इसको मैं यहां पे रख देता हूं, मैं समीकरण 1 इसको मानकर चलता हूं और समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 से देखिएगा बच्चों, यहां पर डी डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू, देखो भाई यहां भी माइनस है, ठीक है, और यहां भी माइनस है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस लगा रहने देते हैं, और E का मान कितना है अपने पास, L डी आई अपान डी टी, और ये भी माइनस में है, ब्रैकेट लगाकर आप लगा दो, डी क्यू लगा दो। ठीक, फिलहाल यदि माइनस माइनस देखे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए। तो बचेगा कितना, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, यहां पे कहीं देख लो, नहीं कट रहा है, तो L कर दो और डी आई कर दो, और यहां पर डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान डी टी कर दो। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि समय के साथ आवेश की प्रवाह क्या कहलाती है, चूंकि समय के साथ आवेश में प्रवाह क्या कहलाती है, आई धारा कहलाती है। यानी समय के साथ dt के साथ आवेश में परिवर्तन, यानी जो आपके समय के साथ आवेश, यानी समय के साथ जो है आवेश में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर जो है वो धारा कहलाती है। इसलिए आपका dw कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपका dw अल्पकार कितना हो जाएगा, यहां पर L है और इसका मान रख देंगे तो I हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा L इंटू आई डी टी। ये अल्पकार है, अल्पकार मतलब अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन मुझे जो धारा का मान है कहां से कहां तक, 0 से I मतलब एक स्थायी मान तक ले जाना है धारा के मान को। तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः कुंडली में धारा के मान को 0 से शिखर मान तक I नॉट तक बढ़ाने में किया गया कार्य। भाई आप सबको पता होना चाहिए कि जब हमें अल्पकार दिया हो और उससे हमें एक बड़ा सा कार्य निकालना हो लिमिट लगाकर, तो उसका हम समाकलन कर सकते हैं। जैसे बच्चों W जो निकलेगा वो dw के समाकलन के बराबर होगा। वो आपका dw का मान कितना है, L I dt। कहां से कहां तक, यहां I लग गया तो धारा के मान को I से I नॉट तक, यहां से L बाहर ले लूं बच्चों तो I हो जाएगा, dt हो जाएगा, 0 से I नॉट तक ले जाना है। अब देखो I का पावर 1 है, समाकलन मैं आपको यहां पे बता दूं कि यदि x के पावर n है और x के सापेक्ष समाकलन होता है तो जो भी पावर है उसमें भी n 1 जोड़ना है और नीचे भी n का पावर 1 जोड़ना है। ये फॉर्मेट होता है। तो जैसे I का पावर 1 है ना, तो I के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाए, मतलब 2 नीचे भी आ जाएगा। बाकी ऊपर का लिमिट जो है बच्चों आपका L है तो L रहने दो, ऊपर का लिमिट I नॉट और यहाँ पे 0 है। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये कहां से आ रहा, फिर से मैं समझा रहा हूं बच्चों, फिर से समझा रहा हूं कि x का पावर n है ना और समाकलन हो रहा है, तो इसका समाकलन का फॉर्मेट है जो घात में है ना उसमें 1 जोड़ो और इस घात को पूरा नीचे भी लिख दो। ये आपका फार्मूला होता है। यहां घात पर कितना था 1, तो 1 दाने कितना हो गया 2 और 2 नीचे भी लिख दिया। अपर लिमिट मतलब 0 से धारा के मान को शिखर मान तक ले जाना है, I नॉट तक ले जाना है। I नॉट एक प्रकार से धारा का शिखर मान है यहां तक। अब इसको लिमिट रखने का एक क्रम होता है, लिमिट रखने का क्रम ये होता है, पहले अपर लिमिट रख दो और फिर लोअर लिमिट यानी 0 रख दो। तो इस 0 को कोई महत्व तो नहीं होता बच्चों। तो ये जो किया गया कार्य है वो W है,
वो निकल कर आ रहा है मेरे हिसाब से। यहां पर देखो 1/2 तो बाहर आएगा, तो 1/2 कर देते हैं। यहां पे बच्चों आपका आएगा एल आ जाएगा, और ये I0 का स्क्वायर। हाँ, ये आपका एक प्रकार से किया गया कार्य ही है। और चूंकि आप सबको पता है कि यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, क्योंकि यही कार्य कुंडली में किस रूप में संचित हो जाती है बच्चों? यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो अतः यहां पर एक लाइन और लिख लेना, अतः कुंडली में संचित स्थितिज, अब स्थितिज ऊर्जा को आप U से डिनोट कर सकते हो, और 1/2 Li का स्क्वायर। यही आपका बच्चों आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, तो ये चीज हमने निकाल दिया है। एक प्रकार से कार्य ही ऊर्जा है, ये सबको पता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, भले ही थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी बेहतर रूप से तैयारी करें। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।